हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पेपर 5 मार्च को होने जा रहा है। तो आप अब अपने रणनीति को उत्तम रूप से प्रयोग कीजिए और खास करके स्थापना और तर्क के जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो ये 5 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। और ये 5 प्रश्न किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए काफी होता है, खास करके यूजीसी के नेट जेआरएफ के एग्जाम को। ये क्वेश्चन हमारे सामने जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सितंबर 2022 का पेपर है और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। आखिर मॉर्निंग शिफ्ट में स्थापना और तर्क के किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, आज उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे स्कोर करके आए, जो हमारे पास पढ़ रहे हैं वो भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, पहला है अभिकथन। 5 क्वेश्चन हर साल पूछाता है। अभिकथन में पूछ रहा है, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी सहायता और अकेलापन में निर्णय नहीं ले पाता, और और तो भी पाता है कि उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। अब एक सामान्य स्टेटमेंट है दोस्तों, अगर इसमें अगर आपने साहित्य नहीं भी पढ़ा है तब भी इस सवाल को आप बना सकते हैं। कहता है कि आज की विषम परिस्थिति और आज के विषम और संकटपूर्ण स्थिति में, बिल्कुल सही है, व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलापन में निर्णय नहीं ले पाता। व्यक्ति असहाय हो गया है और अकेले हो गया, इसलिए निर्णय नहीं ले पाता, जिसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। बिल्कुल, इसलिए भी निर्णय नहीं ले पाता कि व्यक्ति अर्थहीनता मतलब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। जब भी कोई समान स्टेटमेंट पूछा जाता है तो वो प्रायः सही होता है। जैसे कि कहा कि आज की जो परिस्थिति है वो विषम है, संकटपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति आज असहाय हो गया है, अकेलापन हो गया, अकेलापन के शिकार हो गए हैं, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है कि उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होता है, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए ये पहला स्टेटमेंट जो जस्ट एनटीए का पीछे पेपर हुआ है, बिल्कुल सही होगा। दूसरा कहता है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति अपनी पहचान खो गई है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने पढ़ाया भी कि जब आधुनिक काल का दौर आया, मशीनीकरण आया, तो मशीनीकरण के विकास ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही खो दिया, उसके पहचान को ही खो दिया। शहरीकरण का विकास, मशीनीकरण का विकास ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके पहचान को खो दिया। आज अगर आप शहर में आते हो, इतने लोगों की भीड़ में रहते हो, लेकिन आपको कोई पहचानता नहीं है। तो मतलब दोनों सही है। देखो कितना इजी सवाल पूछे गए थे। ऐसे सवाल को कभी गलत करके मत आना। इसका आंसर पहला ही होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। एक समान आज के दौर में एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो स्त्री और पुरुष हर चीज में कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों में समानता है। तो ये कह रहा है समानता नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये जरूर एग्जाम में देखिए कहां पर नहीं दिया हुआ है, कहां पर है दिख दिया हुआ है। तो यहां कह रहा है स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता नहीं है, जबकि स्त्री पुरुष के राइट में समानता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा कहता है,
क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। ये बिल्कुल सही है कि यद्यपि स्त्री पुरुष के जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें भिन्नता है, उसमें समानता नहीं है। आप देखते हो स्त्री का बोलने का स्वरूप, चलने का स्वरूप, उसका फिजिकल ढांचा, उसके बायोलॉजिकल ढांचा बिल्कुल अलग होता है। तो कहता है कि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है, ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर पहला गलत होगा और और दूसरा सही होगा। तो अब देखते हैं कि किसमें है। द लास्ट नंबर ऑप्शन होगा जिसमें दिया है सही, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। इतना इजी सवाल पूछता है, गलत करके मत आना, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मत मारना, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझ के स्थापना और तर्क वाले सवाल को बनाना आपसे जरूर बनेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना। आप ये मत समझना कि मैं अपने फायदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल मुझे YouTube से कोई लेना देना नहीं होता है, या YouTube से ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पैसे मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ सबका भला हो, सब इनका फायदा उठा सके। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो भी, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं पूर्ण मदद तो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि हमारी भी एक सीमा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे भी आगे बढ़े। तो हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपने उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। दोस्तों मार्क्सवाद पे बहुत सारी वीडियो भी हमने बताया है। कार्ल मार्क्स जो जनवरी के थे, जिसकी फेमस रचना दास कैपिटल थी, उन्होंने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुझे खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा संसार है। मार्क्स का ये बहुत फेमस वक्तव्य है दोस्तों। हम सब जो विद्यार्थी जीवन में हैं, हमारे पास भी खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा संसार है। मार्क्स का स्टेटमेंट याद रखना। ये सर्वहारा वर्ग से कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं वो भी मध्य वर्ग के होते हैं, उनके पास भी कुछ नहीं होता खोने को, लेकिन पाने को कम से कम JRF का 30 लाख रुपया होता है। अगर आपने ये 4 दिन दे दिया तो 30 लाख रुपया आपसे कोई नहीं ले सकता है। तो ये 30 लाख का सवाल है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि हम JRF करके अगले 5 साल में 30 लाख रुपया कमा सकते हैं। बस यही एग्जाम है। तो इस एग्जाम पर हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल की तरफ चलते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अपने उत्पाद बेचने के कारण उससे लोग जो है अजनबी हो जाता। बिल्कुल सही है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था आया, इसमें जो लोग उत्पाद बेचने लगा, उससे जिसको उत्पाद बेच रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। वो तो एक तरह से उसको लगता है कि किस तरह हम अपने उत्पाद को बेच दें। वो अजनबी हो जाता है। जैसे आप कोई उत्पाद को बेचने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि वो अपना आदमी है, उसको अजनबी समझकर अपने आदमी को भी हम ठग लेते हैं। तो ये व्यवस्था है, मार्क्स का बिल्कुल सही करना है। क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथों में बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। बिल्कुल सही है। अपने उत्पाद को, मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। अब मान लिया कोई किसान है, अपने उत्पाद को उत्पादित किया, गेहूं उत्पादित किया, मक्का उत्पादित किया, धान उत्पादित किया। अब उस उत्पादन को उनके पास रखने की भी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जब वो खेती करता है तो वो खेती के लिए महाजन से पैसा लेता है और समय पर उसे पैसा देना जरूरी होता है। उसे रखने की मजबूर होकर के महाजन को पैसा देने के लिए उसे पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना मजबूरी हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। और एक चीज ध्यान रखिए, कार्ल मार्क्स से हर साल सवाल पूछा जाता है। तो बिल्कुल पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मत मारिएगा।
मैं यही कहता हूं, मैं बहुत दुखी होता हूं जब किसी बच्चे का रिजल्ट रुक जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कमियां हैं। नहीं तो मेरा कैसे एक ही बार में, एक एक बार में तीन तीन सब्जेक्ट में जीआरएफ हो गया, चाहे हिंदी हो या हिस्ट्री हो या बुद्धिज्म, क्योंकि मैंने अपनी कमियों को पहचाना और उन कमियों पे काम किया। तो यही चीज मैं आपसे भी कहता हूं, अपनी कमियों को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सितंबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको जो 5 मार्च को पेपर होगा उसमें भी पूछेगा। क्वेश्चन है, देखिए, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। बिल्कुल सही है। अस्तित्ववाद में छात्र एक बड़े फेमस हुए हैं, अस्तित्ववाद के जनक मैंने वेस्टर्न का में पढ़ाया है, क्रिकेगार्ड है। इसमें एक छात्र हुए हैं जो सेमन द बुआ, जो सेकेंड सेक्स महिला है लिखी है, उन्हीं के साथ वो रहते थे छात्र। छात्र ने कहा था, अस्तित्व सार के पूर्ववर्ती है। मानव का अस्तित्व पहले होता है, फिर उनके विचार होते हैं। मानव का अस्तित्व पहले होता है, फिर उनके विचार होता है। व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद उत्तरदायी है। अस्तित्ववाद मानता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए वह उत्तरदायी मानता है, कि व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद उत्तरदायी है। इसीलिए मैं बच्चों को भी कहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपने कर्मों के लिए खुद उत्तरदायी हो, क्योंकि अगर आप में कमियां हैं, उन कमियों को दूर नहीं करते हो, तो उसके लिए कोई बाहर वाला उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हम खुद उत्तरदायी है। तो अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्म, वो कहता ही है अस्तित्व सार की परवर्ती है। उसका स्टेटमेंट आपने पढ़ा है कि पहले मानव का अस्तित्व है, इसलिए मानव अपने कर्मों का खुद उत्तरदायी है। दूसरा कहता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। बिल्कुल सही है। अस्तित्ववाद यह मानता है कि व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है, और आपका जो अस्तित्व है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, वो किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। इसीलिए 50 के दौर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों अस्तित्ववाद का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ, क्योंकि अस्तित्ववाद यह मानता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। साथ ही अस्तित्ववाद यह भी मानता है कि अस्तित्व के लिए हम किसी के अधीन नहीं है, किसी बाह्य, अपने अस्तित्व के लिए अपने किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगर आप चाह लोगे कि मुझे रिजल्ट लेना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रिजल्ट लेने से रोक नहीं सकता है, बल्कि आपके अंदर जिद होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए। अगर ये चीज भूल जाओगे तो बार बार असफल होते रहोगे। तो ये इसका पहला आंसर होगा दोस्तों। ये सब हम इतने डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं कि ये सब गलत नहीं कर सकते हो, ए और आर दोनों सही होगा और व्याख्या भी सही होगा। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ है दोस्तों। तो पहला अभिकथन है, ये डार्विन का सिद्धांत दे दिया है दोस्तों। कहता है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। आप सबसे पहले तो यही सवाल आता है, आप जीआरएफ देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए सामान्य चीजें। जीआरएफ का पेपर दे रहे हैं तो डार्विन कौन थे? चार्ल्स डार्विन, बड़ा फेमस नाम है दोस्तों चार्ल्स डार्विन, जो यूनाइटेड किंगडम के थे, ब्रिटेन के थे। चार्ल्स डार्विन ने वीडियो देख करके लिख लेना, 1858 ईस्वी में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। डार्विन ने कहा था, लिख लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना फ्री का वीडियो डाल दिया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, हो ऐसे फ्री पर का सब वीडियो डालते हैं, ये भी डालते होंगे, और हमारी वीडियो को देखते भी नहीं है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लेते हैं। अब ऐसे बच्चों का मैं क्या कहूं? तो डार्विन का क्या सिद्धांत है जानना, कि डार्विन जो है यूनाइटेड किंगडम के थे, सामान्य परिचय ध्यान रखना। और डार्विन का जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के थे। डार्विन का मत था कि प्रकृति
कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। प्रकृति का कोई ईश्वर निर्माता नहीं है। समझना, डार्विन का पहले लाइन में आंसर सिर्फ है। जो नेचर है, जो प्रकृति में हम ये सब देख रहे हैं, मानव, पशु, पक्षी, ये सब देख रहे हैं, डार्विन कहते हैं प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, ना कि इसका कोई ईश्वर निर्माता है। कर्मिक परिवर्तन, उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। डार्विन मानते थे कि हम सभी के पूर्वज एक है। हर प्रजाति, चाहे वो पेड़ हो या जानवर हो या मनुष्य हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, सभी एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। इसको हमें याद रखना। और डार्विन का जन्म जो है 1809 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, ब्रिटेन में 1809 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1882 में हुआ था। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल आपसे बना है कि नहीं बना है भैया, गलत करके आए हो, है ना। तो सवाल की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। बिल्कुल सही है। अभी डार्विन का सिद्धांत बताया। डार्विन ने क्या कहा भैया? डार्विन ने कहा प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा विकास करती है, इसका कोई ईश्वर निर्माता नहीं है। इसका क्या है? ईश्वर कोई निर्माता नहीं है। बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, बल्कि प्रकृति अपने कर्मिक परिवर्तन द्वारा विकास करती है। इसका ईश्वर निर्माता नहीं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। क्या है? मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर से। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है? गलत है। यह कहता है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। अभी क्या बताया? प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, ना ही इनका निर्माता ईश्वर है, ना ही इसका निर्माता मनुष्य है। मेरी बात समझ रहे हो? कितना इजी सवाल है। अगर इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो 1-2 नंबर ज्यादा ले आओगे, जेआरएफ हो जाएगा। तो इन चीजों को समझना दोस्तों जरूरी है। हम साहित्य को समझते नहीं है, बिना समझे पेपर देने चले जाते हैं। उसके मर्म में, जन्म में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। सामान्य जीके नहीं पढ़ते हैं। हर चीज को पढ़ना जरूरी है, तभी हमारा रिजल्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे और भी हम बताएंगे आपको। इतना ही 5 सवाल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो को देखा होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग विकसित हुआ होगा। अगर आप किसी भी तरह का मदद चाहते हैं तो जरूर हमें मैसेज कीजिए, कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, थंबनेल पर मेरा नंबर रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। ये मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, हमें कोई फर्क नहीं करता है पड़ता है आप करो ना करो। ये आपके फायदे का है कि जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ, अगर ये काम किए रहोगे तो आपको जो है सारी वीडियो मिलते रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।